गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। हम बात कर रहे थे अमेरिका के संविधान की, और उसमें आज हम चर्चा करेंगे सीनेट की, जो अमेरिका की व्यवस्थापिका का उच्च सदन है, जिसको द्वितीय सदन भी बोला जाता है। और अपन अगर देखें तो विश्व के जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य है, जितनी भी व्यवस्थापिकाएं हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका का द्वितीय सदन सीनेट है। वो कौन कौन सी चीज़ें या सीनेट की शक्तियां हैं जो विश्व के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली द्वितीय सदन सीनेट को बनाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अमेरिका ने जैसे संघात्मक व्यवस्था अपनाई है, और संघात्मक व्यवस्था के लिए एक बात ये भी ज़रूरी होती है कि राज्यों को संघ या संघीय व्यवस्था, या ये कहे कि केंद्र में राज्यों को महत्वपूर्ण स्थिति देनी होती है। तो उसके तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है सामान्यतः राज्यों द्वारा। और उसमें जो द्वितीय सदन होता है या उस सदन होता है, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और जो सीनेट है वो सदन है जिसमें अमेरिका के हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल चाहे कितना ही हो, हर राज्य से 2 व्यक्ति सीनेट के लिए चुने जाते हैं, जिन्हें सीनेटर कहा जाता है। तो यानी सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी संघ में 50 राज्य है। तो हर राज्य से 2, चाहे छोटा बड़ा राज्य हो, कैसा भी हो, तो सीनेट की टोटल सदस्य संख्या 100 हो जाएगी। और अमेरिका के संविधान का जो अनुच्छेद 5 है, वो इसकी व्यवस्था करता है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं सीनेट के लिए चुने जाने के लिए या सीनेटर के लिए कौन कौन सी योग्यताएं ज़रूरी है। सीनेट की सदस्यता के उम्मीदवार के लिए योग्यताएं क्या क्या होती है। पहली योग्यताएं हैं कि उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष हो। दूसरी योग्यता है कि जिस राज्य का वो सीनेट में प्रतिनिधित्व करना चाह रहा है, उस राज्य का वो निवासी भी हो। तीसरी योग्यता है कि वो कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका में निवास करता रहा हो, कम से कम 9 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो। अब देखते हैं चुनाव कैसे होता है। सीनेट के सदस्यों का पहले चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अप्रत्यक्ष रूप से होने का मतलब है कि राज्य के विधानमंडलों द्वारा सीनेट के सदस्यों को चुना जाता था, विधानमंडल निर्वाचित करके भेजते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या थी कि विधानसभा के सदस्यों में आपसी झगड़े और मतभेद हुआ करते थे। जैसे अलग अलग पार्टी के विधानमंडल में सदस्य रहेंगे, तो उस विधानमंडल के द्वारा जब सीनेटर चुना जाता था, तो आपस में उनमें मतभेद और झगड़े बहुत उग्र हुआ करते थे, और बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त या ये कहे कि भ्रष्ट साधनों का बहुत प्रयोग हुआ करता था। तो इसलिए योग्यता के आधार पर जो निर्वाचन है वो योग्यता के आधार पर नहीं होकर कई बार जो पदों के क्रय विक्रय के आधार पर हुआ करता था। तो इस बुराई को मिटाने के लिए या इन स्थितियों को ध्यान में रखकर 17वां संविधान संशोधन किया गया था, जो 1912 में प्रस्ताव लाया गया था, 1913 में वो पारित हो गया था। इसके तहत अब सीनेट के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने लग गया। मतलब सीनेट के सदस्य उस राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब देखते हैं सीनेट के सदस्यों की अवधि क्या है, सीनेट की अवधि क्या है, इनका कार्यकाल क्या है। देखो, सीनेट एक स्थायी सदन है, मतलब कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसका सीनेट का खुद का कोई टाइम टर्म नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, या उन्हें ही वापस चुन लिया जाता है। क्योंकि सीनेट के सदस्यों
के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक सदस्य कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। सीनेट गणपूर्ति, सीनेट के सदस्यों का बहुमत, मतलब टोटल जैसे 100 सदस्य हैं तो गणपूर्ति 51 होगी। गणपूर्ति का मतलब है बैठ के आयोजित करने के लिए जो मिनिमम सदस्य संख्या है वो होगी सीनेट का बहुमत। अब देखते हैं सीनेट का अधिवेशन। सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी को स्टार्ट होता है। 20 जनवरी इसमें लिखा है, पर 20 जनवरी को नहीं, 3 जनवरी को प्रतिनिधि सभा के साथ ही सीनेट का प्रतिनिधि सभा के साथ ही दोपहर बाद में सीनेट का अधिवेशन प्रारंभ होता है। और दोनों सदनों का अधिवेशन तब तक चलता है जब दोनों सदन अपनी सहमति से, आपसी सहमति से अधिवेशन समाप्त करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर दे। अगर दोनों सदनों में मतभेद हो इस बात को लेकर कि अधिवेशन समाप्त कब किया जाए, अधिवेशन समाप्ति की तिथि पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। अधिवेशन समाप्त होने की तिथि राष्ट्रपति निश्चित करता है। वैसे सामान्यतः यह अधिवेशन जुलाई में समाप्त हो जाता है। अब है सभापति। सीनेट का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसमें मैंने राष्ट्रपति लिखा है, सीनेट का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के साथ ही कोलेजियम द्वारा किया जाता है। ये चीज़ जब राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने समझाई थी उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि राष्ट्रपति के साथ ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है और ये सीनेट का सदस्य नहीं होता। सीनेट का सदस्य नहीं होने का कारण जो कार्रवाई का संचालन है वो लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। और अगर टाई की स्थिति आ जाए तो निर्णायक मत भी उपराष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। वैसे उपराष्ट्रपति मतदान नहीं करता है लेकिन निर्णायक मत उपराष्ट्रपति देता है। एक आता है सामयिक अध्ययन या प्रोटेम स्पीकर। जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामयिक अध्यक्ष सदन का सदस्य होने के नाते सदन की कार्रवाई में भाग लेता है और मत देने का भी उसे अधिकार है और वो सिर्फ उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ही सीनेट का सभापतित्व करता है या सीनेट का सभापति होता है। एक इसमें शब्द आता है फिलिबस्टर, एक टर्म आती है फिलिबस्टर की, वो भी अपन लोग देख लेते हैं। देखो, फिलिबस्टर एक कार्य संचालन की एक कार्रवाई है या ये कहे कि एक दोष है। इसमें होता क्या है कि सीनेट के सदस्यों को सीनेट में किसी विधेयक पर बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती। वो कितने भी टाइम किसी विधेयक पर बोल सकते हैं। हालांकि एक दिन में वो एक ही विषय पर 2 बार से अधिक बार नहीं बोल सकते, लेकिन उनके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे किसी विधेयक को रोकने के लिए या ये कहे कि इसका दुरुपयोग कई बार होता है कि कोई सदस्य बहुत लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं जिससे सीनेट का टाइम वेस्ट होता है। इसी को फिलिबस्टर कहते हैं। लेकिन 1917 में समापन नियम बना दिया गया है इसके लिए और 1949 को उसमें संशोधन किया गया। अब ये नियम बना दिया गया कि यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य वाद विवाद बंद करने के लिए अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो वाद विवाद समाप्त हो जाएगा। वैसे फिलिबस्टर की व्यवस्था इसलिए लाई गई थी कि जो प्रस्ताव या जो प्रस्तावित विषय है उन पे गहराई से वाद विवाद किया जा सके, लेकिन कालांतर में इसका मिसयूज होने लग गया। जो अल्पमत वाले सदस्य हैं वो टाइम स्पेंड करने के लिए सीनेट का इससे टाइम वेस्ट होने लग गया। बेवजह किसी विधेयक पर कई कई घंटों बोलते रहते थे, कई कई दिनों तक। तो इसलिए इसके लिए समापन नियम लाया गया था 1917 में, जिसको 1949 में संशोधित किया गया। और अब 2/3 सदस्य अगर वाद विवाद बंद के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो वाद विवाद को
बंद करना पड़ेगा, लेकिन 2/3 बहुमत प्राप्त करना भी मुश्किल होता है। इसलिए इसका कोई ख़ास उपयोग आज तक नहीं किया गया है। कोई 4-5 बार इसको फिलिबस्टर को रोकने के लिए समापन नियम लाया गया है। अब देखते हैं सीनेट की शक्तियाँ और कार्य। सीनेट की शक्तियों की चर्चा करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ, जिनको सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं कि साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट की शक्तियाँ, संवैधानिक विधेयक के संबंध में और वित्त विधेयक के संबंध में। सीनेट कांग्रेस का द्वितीय सदन है और व्यवस्थापिका का जो द्वितीय सदन है उसको कोई खास त्वचा नहीं मिलती कानून निर्माण के संबंध में विश्व के अधिकांश देशों में, लेकिन ये स्थिति सीनेट के लिए नहीं है। सीनेट को कानून निर्माण के संबंध में प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त है। जो साधारण विधेयक है वो उसके संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त है। साधारण विधेयक सीनेट में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं और प्रतिनिधि सभा में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं और तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उसको स्वीकार न कर ले। दूसरा है संवैधानिक विधेयक। संवैधानिक विधेयक में भी दोनों सदनों की पूर्णतः समान स्थिति है। संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक भी दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ऐसा विधेयक तब भी पारित समझा जाएगा जब उसे दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे। मतलब सिर्फ प्रतिनिधि सभा संवैधानिक विधेयक को पारित नहीं कर सकती, सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित करे। तीसरा है वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक के संबंध में थोड़ा सा दोनों की शक्तियों में फ़र्क है। वित्त विधेयक सिर्फ प्रतिनिधि सभा में ही लाया जा सकता है, सीनेट में नहीं लाया जा सकता, लेकिन प्रतिनिधि सभा के बाद में वो सीनेट में पहुंचता है और सीनेट में वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति ही सीनेट उनमें संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिलने पर ही वित्त विधेयक पारित समझा जाता है और कई बार सीनेट वित्त विधेयक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी कर देती है। उसमें कई बार तो ये लगता है कि जैसे नाम को छोड़ के वित्त विधेयक में संपूर्ण परिवर्तन कर दिया है सीनेट ने, मतलब नए सिरे से भी बना सकती है वित्त विधेयक को सीनेट। और वित्त विधेयक तब तक पारित नहीं समझा जाएगा तब तक वित्त विधेयक पारित नहीं समझा जाता है जब तक सीनेट द्वारा भी उसे पारित नहीं करते। इसलिए सामान्यतः ये देखने में आता है कि वित्त विधेयक के संबंध में जो उस सदन है या जो द्वितीय सदन है उसको खास महत्व नहीं मिला होता, या ये कहे कि द्वितीय सदन द्वारा वित्त विधेयक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन सीनेट द्वारा ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। देखो, अगर दोनों सदनों में मतभेद हो, किसी विधेयक को लेके मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक सम्मेलन समिति बुलाई जाती है और उस सम्मेलन समिति में दोनों सदनों के 3-3 सदस्य होते हैं। लेकिन सामान्यतः यह होता है कि सीनेट के सदस्य अधिक योग्य, अनुभवी या सीनियर होने के कारण सामान्यतः ये होता है कि सीनेट के सदस्यों द्वारा कन्वेंस कर लिया जाता है और सम्मेलन समिति जब भी बुलाई जाएगी उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि सीनेट के पक्ष में ही सम्मेलन समिति का निर्णय आएगा। अब है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, जिसमें अपन सबसे पहले देखते हैं नियुक्तियों से संबंधित शक्तियाँ। नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित नियुक्तियां करना एक कार्यपालिका का अधिकार है, तो मतलब नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये नियुक्तियां 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां जो सारे राष्ट्र से संबंध रखती है, जैसे राजदूतों की नियुक्ति, जैसे कोई आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति। और दूसरे प्रकार की नियुक्तियां सामान्य नियुक्तियां होती है, जैसे संघीय अधिकारियों की नियुक्तियां किसी राज्य में करना, या जैसे जिला न्यायाधीश या मार्शल की नियुक्तियां किसी राज्य में करना। तो जो पहली प्रकार की नियुक्तियां हैं उनको सामान्यतः
सीनेट के द्वारा इसलिए स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि सीनेट को ये उम्मीद रहती है कि राष्ट्रपति जो दूसरे प्रकार की नियुक्तियां हैं वो करने से पहले सीनेट से परामर्श लेगा या ये कहे कि सीनेट की सहमति से ही वो नियुक्तियां की जाएगी। वैसे तो दोनों प्रकार की नियुक्तियों के लिए सीनेट की सहमति या सीनेट की मैं ये कहूँ कि पुष्टि जरूरी है, लेकिन पहले प्रकार की नियुक्तियों में सामान्यतः सीनेट द्वारा पुष्टि कर दी जाती है ताकि राष्ट्रपति दूसरे प्रकार की नियुक्तियों और सीनेट के साथ चर्चा करके करें। सामान्यतः ये देखने में आता है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा जैसे संघीय अधिकारियों की या न्यायाधीशों, जिला न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की जाती है तो उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा वहाँ के जो 2 सीनेटर हैं उनसे परामर्श किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति के राजनीतिक दल से संबंधित हो चाहे दूसरे राजनीतिक दल से संबंधित हो। हालांकि परामर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और कहीं पर भी संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन एक परंपरा के तहत राष्ट्रपति द्वारा परामर्श किया जाता है और उनके परामर्श से ही नियुक्तियां की जाती है। अगर राष्ट्रपति सीनेट के सदस्यों के परामर्श से नियुक्तियां नहीं करे तो संभावना ये रहती है कि सीनेट द्वारा उन नियुक्तियों को पुष्टि नहीं मिलेगी और इसे ही सीनेटीय शिष्टता कहते हैं। जब राष्ट्रपति सीनेटीय शिष्टता को तोड़ने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में सीनेट द्वारा राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है उनकी पुष्टि करने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि सीनेट एक समूह के रूप में काम करता है। एक राज्य के सीनेटरों के साथ राष्ट्रपति द्वारा उनका उल्लंघन करने का मतलब है कि पूरी सीनेट को या पूरे सीनेट के सदस्यों को राष्ट्रपति नाराज कर रहा है। दूसरी शक्ति है संधियों की। जो विदेशों के साथ राष्ट्रपति द्वारा संधियां की जाती है वह तब तक लागू नहीं समझी जाती है जब तक सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार नहीं कर ले। राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशों के साथ में जो भी संधियां की जाएगी उनकी पुष्टि राष्ट्रपति को सीनेट के 2/3 बहुमत से करवानी होगी। तो इस शक्ति के कारण सीनेट को विदेशी मामलों में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गई है। तीसरी शक्ति है युद्ध की घोषणा करना। वैसे युद्ध की घोषणा करने का दायित्व कांग्रेस को है, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों की इसमें बराबर स्थिति है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट की। पहले की जो दोनों शक्तियां बताई थी, कार्यपालिका शक्तियां, उसमें सिर्फ सीनेट अकेली का महत्व था, लेकिन युद्ध की घोषणा सीनेट प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर करती है। तीसरी शक्ति है सीनेट की अन्वेषण संबंधी शक्ति, इन्वेस्टिगेशन की पावर सीनेट को। वैसे सामान्यतः व्यवस्थापन संबंधित कार्यों का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है सीनेट के द्वारा, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे सीनेट ने अपनी शक्ति का आधार बढ़ा लिया और अब सिर्फ व्यवस्थापन संबंधी कार्यों का ही नहीं जबकि प्रशासनिक विभागों के कार्यों की भी सीनेट द्वारा जांच या अन्वेषण किया जा सकता है। एक वाटरगेट कांड हुआ था जिसके तहत राष्ट्रपति की कुर्सी जाते जाते बची थी। वाटरगेट जो कांड हुआ था उसका अन्वेषण सीनेटरों द्वारा ही किया गया था। जो सीनेट की जो अन्वेषण संबंधी शक्ति है ये एक तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है व्यवस्थापिका का। अगली शक्तियाँ हैं न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे जो महाभियोग की जांच का अधिकार है वो सीनेट को है। महाभियोग प्रतिनिधि सभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन इसकी जांच सीनेट में की जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों या न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जाता है। और जब महाअभियोग की सुनवाई करती है सीनेट तो उसमें न्यायिक प्रक्रिया के सारे कार्य कर सकती है, जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है और अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महाभियोग को अगर सीनेट द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो इस स्थिति में महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और जिस अधिकारी या राष्ट्रपति के खिलाफ या सैन्य अधिकारियों या न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाया गया है वो पारित होने का मतलब है वो उनको अपना पद त्याग करना पड़ेगा।
इसके अलावा सीनेट की अन्य शक्तियां भी अपन देख सकते हैं कि वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो मतदान किए गए उनकी गणना करता है, और जो निर्वाचन के परिणाम है उनकी घोषणा भी उनकी घोषणा भी सीनेट द्वारा की जाती है। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। और सीनेट अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों का निर्णय का अधिकार भी सीनेट को है। धन्यवाद।